Students, today we are going to discuss the topic idea of development, which is the first unit of your syllabus for 11th entrance arts and commerce. मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पार्ट टेकअप करूँगा, पूरी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस मैं कवर करूँगा आपका. सो द फर्स्ट टॉपिक इज आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. ये आपका फर्स्ट यूनिट भी है. आइडिया ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये है कि देर आर वेरियस पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट through which you can compare different states of India as well as different countries of the world. वो पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर आप जज करोगे ये कंट्री आपका कैसा है, स्टेट आपका कैसा है, कौन से पैरामीटर पे वो अच्छे चल रहा है, कौन से पैरामीटर पे वो ख़राब चल रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द डिज़ायर्स और एस्पिरेशंस अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड व्हाट वी वुड लाइक एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव. कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल का डिपेंड करता है उसकी डिज़ायर्स पर और उसके एस्पिरेशंस पर. कहने का मतलब ये जैसे कि आप लोग 11th एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और होपफुली आप सब लोग क्रैक करें 11th का एंट्रेंस, तो वो आपकी डिज़ायर है कि आप एएमयू के अंदर पढ़ें. तो वो चीज़ क्या है कि आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेके जाएगा. एंट्रेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि एक आदमी की क्रेडिबिलिटी और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को जज करने के लिए. तो वो क्या है, जब आप उसको क्रैक कर लेंगे तो आप अपने आप को एक दूसरे लोगों से थोड़ा सुपीरियर इसलिए मानेंगे कि आप अपने आप का टेस्ट एक क्लियर करके आए हैं और यहाँ पर आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया. तो वो क्या है, आपका एक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है. तो डिज़ायर जब किसी की फुलफिल होती है, जिसे वो चाहता है, तो वो अपने आप को डेवलप फील करता है. और अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू, कहने का मतलब है वो क्या करना चाहता है और हाउ वी वुड लाइक टू लिव, कैसे हम रहेंगे. तो एक कंट्री के अंदर हमें ये देखना है कि एक कंट्री की एस्पिरेशंस क्या हैं, एक कंट्री की नीड क्या है, एक कंट्री कैसे अपने आप को डेवलप करना चाहता है, आगे कौन कौन से पैरामीटर्स पे उसे काम करना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स पे वो सही चल रहा है, ये आप लोग जज करोगे उस पैरामीटर के बेसिस पर. नाउ इंडिया को अगर हम देखें या किसी भी कंट्री में एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट की स्टार्टिंग का, वो ये है कि सिमिलरली डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन दीज 4-5 थिंग्स. पहली चीज़ क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ एसेंशियल थिंग्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री के अंदर हर किसी को खाना, कपड़े और रहने के लिए छत मिले. जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसे चाहिए क्या होता है, उसे खाना चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं, एक छत चाहिए होती है रहने के लिए. इसी तरीके से क्या है, एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने सारे जितनी भी उसकी पॉपुलेशन है, जितने भी उसी कंट्री में लोग रह रहे हैं, उनको वो खाना दे, छत दे और कपड़े दे पहनने को. ये बेसिक नेसेसिटी उनकी फुलफिल होनी चाहिए उनके ज़िंदा रहने के लिए. बेटरमेंट ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि एक बार जब आदमी इसेंशियल थिंग्स अपनी फुलफिल कर लेता है, बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है. जैसे कि 10th पास करके आदमी फिर 12th पास करता है, फिर बीटेक या बीए या एमबीए करता है, ये सारी चीज़ें करता है. धीरे धीरे वो अपनी लाइफ को बेटर बना रहा है. इसी तरीके से पहली जब जॉब लगती है आदमी की, वो कम सैलरी पे लगती है, धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस होता चला जाता है, वो इंडस्ट्री में बढ़ता चला जाता है, ग्रो करता चला, तो वो और बेटर लाइफ जीता है. इसी तरीके से जब आदमी पहले छोटे से घर में रहता है, फिर उस घर को बड़ा करने की कोशिश करता है, बाइक से कार पर आता है, कार से और बड़ी गाड़ी पर आता है, 20,000 के मोबाइल से 2 लाख के मोबाइल पर आना चाहता है. तो ये सारी चीज़ें बेटरमेंट ऑफ लाइफ की तरफ आदमी को लेकर जाती हैं कि जितना इंसान की ज़िंदगी बेहतर होगी, बेटर होगी, उतना ही डेवलप्ड एक कंट्री माना जाएगा, जिसे हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. दैट हाउ a citizen of a country is living his or her life. Now third is how people should live together. कहने का मतलब ये है कि एक साथ लोगों को कैसे रहना है. जैसे कि कोई डिस्पैरिटी ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई ऐसा ना हो कि इंसान अपने आप को दूसरे से अलग फील करे. तो हाउ पीपल शुड लिव टुगेदर, उन लोगों को साथ में कैसे रहना है, ये चीज़ें उन लोगों को देखनी है. इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी का मतलब ये है समानता. समानता का मतलब ये होता है कि एक कंट्री की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने सारे सिटीजन को इक्वल ट्रीट करे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जेंडर, रीजन. इन सब के बेसिस को वो अलग हटा के सारे जो सिटीजन हैं उसको इक्वल ट्रीटमेंट दे, चाहे वो इनकम के व्यू पॉइंट से हो, चाहे वो फूड के व्यू पॉइंट से हो, चाहे वो क्लोथिंग के व्यू पॉइंट से हो, चाहे वो सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से हो, चाहे वो स्टेबिलिटी के व्यू पॉइंट से हो. जितने भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात फेस करते हैं, उसको सेव करने के लिए सबको कंट्री जितनी गवर्नमेंट है सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीट करना है. तो वो इक्विटी में आता है. तो दीज आर दी 4 थिंग्स through which a country is said to be developed
इनिशियली, मतलब ये तो बेसिक चीज़ें हैं जिसको फुलफिल होना ही होना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है, किसी किसी के लिए डेवलपमेंट कोई और चीज़ है। सो द बेसिक क्वेश्चन हेयर इज, बेसिक प्रॉब्लम और क्वेश्चन इज डिफरेंट डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके के जो डेवलपमेंट है वो मायने अलग अलग तरीके से रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक एग्जाम्पल, सबसे प्राइम एग्जाम्पल है वो ये है कि जैसे कि एक बहुत बड़ी कोई कंपनी कहीं पर सेटअप हुई, तो उस कंपनी के सेटअप होने से क्या हुआ कि एक फैक्ट्री सेटअप हुई। अब ये फैक्ट्री जो है वो बिजनेसमैन के लिए या ओनर के लिए उसका डेवलपमेंट है कि उसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी करी, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होंगे, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज भी मिलेंगी जो वहाँ जॉब करेंगे, वो एरिया डेवलप होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, उस फैक्ट्री में से सपोज करिए वेस्ट एमिट होता है, सपोज करिए वेस्ट निकल रहा है, जिस वेस्ट की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, आपका वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, या आपका नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारे पॉल्यूशन जो है, जो गरीब लोगों को, या जो लोग सड़कों पे रहते हैं या स्लम्स में रहते हैं, या वो लोग जिनके घर इतने मतलब ओपन हैं और वो लोग मतलब पॉल्यूशन को रोक नहीं सकते, वो लोग बहुत प्रोन हैं पॉल्यूशन के, तो वो सब लोग क्या करेंगे, वो सब लोग इस फैक्ट्री के डेवलपमेंट से खुश नहीं होंगे। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें वो फैक्ट्री नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो साफ़ जगह पे रहें, साफ़ पानी पिएं और नॉइज़ ना हो। तो यहाँ पर क्या है, फैक्ट्री जो है वो डेवलपमेंट है बिजनेसमैन के लिए, ओनर के लिए। लेकिन उस फैक्ट्री का डेवलपमेंट जो है वो जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनके लिए डेवलपमेंट वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन कंट्री के व्यू पॉइंट से ये है कि अलग अलग डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रहता है। जैसे कि FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो जो है वो कंट्री के जो छोटे लोग हैं, जो छोटे किसान हैं या छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए फेवरेबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो उनके साथ टाई अप करके बड़ी बड़ी कंपनीज को सेटअप करेंगे, उनके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद है। अब ये तो आपने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ पढ़ ली, जिसमें डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो गई, कौन कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें आपको डेवलपमेंट डिपेंड करता है, वो हो गया। और आपने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पढ़ लिया कि क्या डिफरेंस है डेवलपमेंट का अलग अलग यूजर्स के लिए। और तो मैं आगे अभी आपको इसके और सारे पैरामीटर्स बताऊंगा। नाउ मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप्ड। कहने का मतलब ये है कि वो एक्शन, वो प्रोसेस जिसे कोई कंट्री अडॉप्ट करता है डेवलप्ड होने के लिए या डेवलप हो रहा होता है तब। तो वो एक 6-7 वर्ड्स की डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये है। उसके बाद क्या है कि कुछ गोल्स होते हैं। जब कंट्री डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा होता है या अपने कंट्री को डेवलप कर रहा होता है, तो ये कुछ गोल्स हैं 4, इसको उसे अटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, रेगुलर वर्क। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये लॉकडाउन चला, आपने देखा कोरोना के केस में बहुत 12-13 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खो दी। अब इन लोगों को जॉब्स मिलने में अभी 1-1.5 साल 2 साल लग जाएगा। तो क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अभी हमारा कंट्री स्टिल डेवलपिंग कंट्री है। तो रेगुलर वर्क का मतलब ये है कि एवरी एम्प्लॉय, मतलब हर वो आदमी हु इज़ एबल एंड डू दी वर्क, जो मतलब हैसियत में है जॉब कर, मतलब काम करने के, या पूरा सेहत से तंदुरुस्त है, वो जॉब कर सकता है, नौकरी कर सकता है, भले वो लेबर की हो या वो एक मैनेजर की हो। अगर उसे जॉब मिल रही है बहुत बढ़िया है, रेगुलर वर्क मिल रहा है बहुत बढ़िया है, तो वो एक डेवलपमेंट का बहुत अच्छा और गुड साइन है। अगर उसे अगर उसे रेगुलर वर्क नहीं मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज़ बेटर वेजेस। बेटर वेजेस का मतलब ये नहीं है कि अगर आप लेबर को जो है वो 5000 रुपीज़ पर डे देने लगें या 500 के रेट चल रहा है अगर मार्केट के अंदर, तो आप उसे 800-1000 देने लगे, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का ये है कि एक आदमी को आप उतनी सैलरी दीजिए, उतने उसके वेजेस का पेमेंट करिए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। बेटर वेजेस का मतलब वही होता है कि जो उतना अपना काम कर रहा है उस लेवल से उसको पेमेंट करना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड बेटर वेजेस। नाउ बेटर प्राइसेस फॉर ऑल दी प्रोडक्ट्स एज वेल एज दी वी कैन से सर्विसेज और वी कैन से क्रॉप्स। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ जिस क्वालिटी की है, जो ड्यूरेबिलिटी की है, जो उसकी वर्थ है, जो वो आपको सर्विस दे रहा है, जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से उस प्रोडक्ट का पेमेंट करने को कहते हैं हम बेटर प्राइसेस फॉर ऑल दी प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब यहाँ पे ये आता है, स्पेशली क्रॉप्स को यूँ डिफाइन करा गया है यहाँ पर, इसलिए डिफाइन करा गया है बिकॉज इंडिया इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी। 70% or 60% of its population depends upon the agriculture sector. So we have to pay
the prices for the wheat, bajra, jowar, etc., rice, pulses, according to the value which you can say the farmers are paying or doing for you. तो क्रॉप्स की, प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की आपकी वैल्यू का वही पेमेंट आपको करना है जिसकी वो वर्दी है, जो वो वर्दी चीज़ें हैं उसको उस हिसाब से पेमेंट करना है. अगर वो लो क्वालिटी का है आप कम पैसे दीजिए, हाई क्वालिटी का है तो आप उसके ज़्यादा पैसे पे करिए. नेक्स्ट वन इज़ द इक्वल ट्रीटमेंट. इक्वल ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इक्वल ट्रीटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम, सिक्योरिटी. इक्वल ट्रीट का मतलब क्या होता है? समानता. मतलब एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट और इन द आइज ऑफ अ कंट्री. सो इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये हर कोई एक जैसा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कलर, रिलीजन, रीजन, कल्चर. सबको हम, फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ईटिंग एनीथिंग, फ्रीडम ऑफ ऑप्टिंग एनीथिंग, फ्रीडम ऑफ you can say marriage, freedom of moving from one place to another. This is what we call freedom. आज़ादी जिसे हम कहते हैं. सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी ऑफ जॉब, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड सिक्योरिटी ऑफ योर हाउस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर बिलोंगिंग्स. आप उसको भी सिक्योरिटी कह सकते हैं. तो दीज आर दी 4 goals through which a country is said to be developed if they are achieving these goals timely, effectively and efficiently. तो इस गोल के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के व्यू पॉइंट से कौन से 4 गोल्स हैं जो आपको अचीव करने ही करने हैं, बिना उसके आप डेवलप नहीं हो सकते. तो ये 4 गोल्स हैं आपके. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर के अंदर वो क्या है? पैरामीटर्स हैं. पैरामीटर्स क्या हैं? सेट स्टैंडर्ड्स हैं, बेंचमार्क्स हैं जिसको आपको अटेन करना ही करना है और उसके अबव या बिलो आपको चलना है. सवाल क्या आता है कि एवरेज इनकम. एवरेज इनकम, पहला पैरामीटर क्या है? एवरेज इनकम, जिसे हम दूसरे अल्फाजों में पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम दूसरे अल्फाजों में? इसको हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं पर कैपिटा इनकम. सो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन. कहने का मतलब यह है कि एक कंट्री ने ओवरऑल, एक कंट्री ने जो भी पैसा पूरे साल में मिलकर कमाया, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, सारे सेक्टर से मिलकर जो पैसा कमाया गया, उस पैसे को जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन उससे डिवाइड कराया गया तो वो क्या कहलाएगा? एवरेज इनकम. टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इट्स पॉपुलेशन. तो ये क्या है? एवरेज इनकम है आपकी. अगर आपकी हाई है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डेवलप्ड नेशन. अगर ये आपकी स्टिल डेवलपिंग है या लो है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, so this is the basic and the very important parameter for the development viewpoint. तो क्या है? अगर ये आपकी एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपकी कंट्री की in comparison to other countries, तो your country will be considered as a developed nation. Now the next one is the consumption. Consumption क्या है? The use of resources. क्या है? Use of resources. Resources का मतलब क्या होता है? चीज़ें. Use of resources to satisfy करंट नीड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन. कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपकी कंट्री के अंदर हैं, रिसोर्सेज का मतलब ये होता है, रिसोर्सेज में आपके पानी भी आ गया, मिट्टी भी आ गई, आपके क्रॉप्स भी आ गए, आपके मोबाइल फ़ोन भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आ गया, आपकी स्टडी भी आ गई, कॉपी पेन किताब सारी चीज़ें आ गई. तो अगर सही सारी चीज़ें टाइमली यूज़ हो रही हैं, यूटिलाइज़ हो रही हैं और कंट्री के अंदर जो लोग हैं उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास खाना है, आपके पास जो है वो वीट जो है वो बहुत क्वांटिटी में आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो आइडल पड़ा हुआ है. आइडल का मतलब क्या है? लोग उसे ख़रीदने वाले नहीं हैं. तो वो रिसोर्स पहली चीज़ तो आपके लिए बेकार हो गया. दूसरी चीज़ ये है कि उससे आपको ये अंदाज़ा हुआ कि आपकी कंट्री में इतनी गरीबी है कि लोग अभी भी गेहूँ नहीं खरीद पा रहे हैं. तो कंजम्पशन लेवल शुड बी यू कैन से एट द इक्विलिब्रियम स्टेज. जितना आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने आपके गुड्स सर्विसेज जो चीज़ें आपके पास हैं वो सब यूटिलाइज हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा? कंजम्पशन कहलाएगा. नाउ डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन क्या है? वेयर देयर इज हाईएस्ट लेवल ऑफ नेशनल इनकम. जिसकी नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा है जिस कंट्री की, उसको हम डेवलप्ड नेशन मानेंगे. जिसके अंदर आपका यूएस आता है, यूके आता है, आपका फ्रांस, इटली, जो बड़े बड़े देश हैं, जर्मनी, ये सारे कंट्रीज़ जब आपके लिए आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है. लोगों को सैलरी, जैसे कि एक इंजीनियर को इंडिया में अगर 20,000 मिल रहे हैं तो वही इंजीनियर अगर दुबई या यूएस या यूके जाएगा तो उसको लैक्स में पेमेंट होगा. तो वो क्या है? डेवलप्ड कंट्री की एक जो है वो पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको मैंने आपको पहले बताया, एवरेज
income. Now the next one is developing countries. Developing countries like India, Bangladesh, Myanmar, Burma, Bhutan, Pakistan, these are the developing nations जो उसकी अभी भी पर कैपिटा इनकम लो है, जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है लोगों का. सो दोज कंट्रीज विच आर बैकवर्ड इन डेवलपिंग देयर इकोनॉमीज ड्यू टू विच पीपल हैव लो इनकम एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जहाँ पर लोगों की इनकम कम है, लोगों की सैलरीज कम है, वहाँ पर लोग लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे हैं और वहाँ की पर कैपिटा इनकम भी लो है. अब इस स्लाइड के आगे, इस बोर्ड के आगे मैं आपको जो नेक्स्ट बोर्ड बताऊंगा उसमें और पैरामीटर्स बताऊंगा. नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है कि इन्वायरमेंट आपके आसपास की चीज़ें, आपके आसपास का माहौल. तो क्या मतलब है? कंटिन्यूएशन ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टर्म. कहने का मतलब ये कंटिन्यूएशन ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट. हेल्दी इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? नो नॉइस पॉल्यूशन, नो एयर पॉल्यूशन, नो वाटर पॉल्यूशन, नो फाइट, नो वॉर, नथिंग. मतलब पीसफुल स्टेट, पीसफुल कंडीशन जो होती है आपके जहाँ आप रह रहे हैं उस कंट्री की, उस स्टेट की, वो कहलाएगा इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. जैसे कि आप बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ देखिए, जैसे कि पोलैंड हो गया आपका, और या आपका न्यूजीलैंड एक कंट्री ले लिए, स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री ले लिए. ये कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पर कोई वॉर की स्टेट नहीं है, कोई वॉर की सिचुएशन नहीं है. लेकिन कंट्री इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, यमन है, ये सारे स्टेट्स, टर्की है, इराक, अफगानिस्तान, ये सारे स्टेट्स जो हैं आपने देखा होगा कई सालों से हमेशा वॉर के अंदर रहे हैं. लीबिया है. तो वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. दूसरी चीज़ क्या है कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है. जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, आपके नोएडा के अंदर, इवन अलीगढ़ के अंदर और आसपास के जो एरियाज़ थे वहाँ पर कितना पॉल्यूशन हो गया था. तो वो एक इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है. तो कहने का मतलब ये कंट्री को डेवलप जब माना जाएगा इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग, जब इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग उस कंट्री में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी एक लंबे समय के लिए, एक लंबे टाइम के लिए. नेक्स्ट इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो. इनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि अपने आप को इनरोल कराना, कहीं एडमिशन लेना, कहीं अपने आप को इंगेज रखना ऑफिशियली. तो वो क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. क्या है कि प्रोपोर्शन क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक कंट्री के अंदर कितने छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं. मतलब स्कूल अगर नर्सरी से कोई बच्चा स्टार्ट करता है तो वो उसका बेस होता है. तो बच्चे, जब हर बच्चा स्कूल जाएगा तो एक पढ़ी लिखी मतलब पॉपुलेशन आपकी आने वाले वक्त में निकलेगी. तभी इंडिया के अंदर बहुत इलिटरेसी है, बहुत ही ज़्यादा जहालत है, जाहिलियत है, बहुत सारे लोग बिना पढ़े लिखे हैं. तो वो क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो. तो आप जहाँ का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हाई होगा तो वहाँ से मुराद ये होगा कि वहाँ के छोटे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ाई पूरी कर रहे हैं अपनी. तो इट इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो किसे क्या कहते हैं? प्राइमरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कहते हैं. नेक्स्ट इज HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये ओवरऑल एक आदमी की डेवलपमेंट को बयान करता है. ह्यूमन डेवलपमेंट, उसकी खुशी या वो कितना अपने आप को मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड, हैप्पी और सेफ फील करता है एक कंट्री या स्टेट के अंदर, वो कहाँ से निकल कर आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम HDI कहते हैं. तो क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा, सम अप, एग्रीगेट, जुड़ी हुई चीज़ों को एग्रीगेट, मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिटिविटी, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लॉन्गिटिविटी का मुराद ये है कि लंबे समय तक अच्छी चीज़ें होते रहना, चलते रहना. जैसे कि जिसमें इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी आ गई, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आ गया आपका, पर कैपिटा इनकम आ गई आपकी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया. ये सारी चीज़ें अगर एक कंट्री कई सालों से अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को देता हुआ आ रहा है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट है. तो क्यूमुलेटिव मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिटिविटी, नॉलेज का मतलब यहाँ पे ओवरऑल आ गया, पढ़ाई आ गई आपकी, लिटरेसी, आपका एक्सपीरियंस आ गया, आपकी नॉलेज आ गई, आपकी क्वालिफिकेशन आ गई, ये सारी चीज़ें. और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नॉट दैट मच हाई, नॉट दैट मच बिलो. अगर एक बिटवीन एक बीच में अगर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक मेंटेन्ड चल रही है, बहुत टाइम से कंसिस्टेंट है, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट है. तो ये 3 चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती हैं. अब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट कहते हैं छोटे बच्चों को, मोर्टेलिटी रेट कहते हैं मरना, डेथ रेट्स जिसे हम कहते हैं. तो क्या है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोरोना पेंडेमिक में मोर्टेलिटी रेट, इंडिया का मोर्टेलिटी रेट क्या है? तो मौत से रेफर होता है मोर्टेलिटी रेट. तो इन्फेंट मतलब बच्चों का. तो क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 चिल्ड्रन इन अ ईयर. मतलब 1000 बच्चों में कितने छोटे बच्चे मरते हैं एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर. तो वो किससे बयान होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड IMR. तो क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 चिल्ड्रन इन अ ईयर. एक साल से
कम बच्चे 1000 के प्रोपोर्शन में आप देखेंगे कितने बच्चे मर रहे हैं। अगर कम बच्चे मर रहे हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका अच्छा है, ज़्यादा मर रहे हैं तो बहुत ख़राब है। नेक्स्ट पैरामीटर इज लिटरेसी रेट, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 7 और लाइकवाइज 6, 9, 10, 11, 12 एंड अबव। तो क्या है लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों के कंट्री के अंदर कितने हैं, वो लिटरेसी रेट, लिटरेट पीपल कितने हैं वो आपको लिटरेसी रेट से पता चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक पैरामीटर हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। तो ये तीनों बहुत अभी फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड में। आगे हम चलेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री इन अ ईयर। कहने का मतलब ये है कि वी आर हैविंग 3 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इन इंडिया से प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तीनों सेक्टर मिलकर आपकी इनकम जनरेट कर रहे हैं कंट्री के अंदर। एक एक बंदा जो काम कर रहा है वो, एक एक कंपनी जो काम कर रही है वो, एक एक इंडस्ट्री जो काम कर रही है वो, सारे इंडस्ट्री की इनकम जोड़कर एक कंट्री के अंदर जब आप उसको लास्ट के फाइनेंशियल ईयर में जब आपको डिस्क्लोज करते हो तो वो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम। इनकम विच इज डेवलप्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय इट्स सिटीजन इज व्हाट वी कॉल्ड नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज परचेजिंग पावर पैरिटी, PARITY, परचेजिंग पावर पैरिटी PPP। परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत सिंपल है, एक्सचेंज रेट बिटवीन 2 कंट्रीज परचेजिंग पावर। एक्सचेंज रेट बिटवीन 2 कंट्रीज परचेजिंग पावर। ये हो सकता है आपके समझ में ना हो लेकिन बट इट्स वेरी इजी। सपोज करिए मैं बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि US के अंदर जो करेंसी है वो डॉलर है। अब सपोज करिए US डॉलर दो US डॉलर के बदले में आपको एक लोफ ऑफ ब्रेड मिला। एक ब्रेड आप कह लीजिए आपको $2 की US में मिलती है। उसके ही कंपैरिजन में आपको सपोज करिए UK का जो पाउंड है उसमें एक ही पाउंड में आपको वो ब्रेड मिल रही है। तो ये क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब UK में आपको यू हैव टू स्पेंड ओनली अ पाउंड टू बाय a loaf of bread, and in the US you have to spend at least $2 for the bread. This is what we call the difference between the करेंसीज ऑफ दीज 2 कंट्रीज। और आपको पता चल रहा है $2 में आप एक ब्रेड खरीद रहे हो US के अंदर और 1 पाउंड में आप एक ब्रेड खरीद रहे हो UK के अंदर। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी है। इसीलिए बहुत सारे लोग बाहर से चीज़ों को मंगाते हैं कि वहाँ सस्ती मिल रही है, यहाँ सस्ती मिल रही है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी ही का नतीजा है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी PPP, एक्सचेंज रेट बिटवीन 2 कंट्रीज परचेजिंग पावर। नेक्स्ट वन इज नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हो गया, स्टूडेंट ऑफ 6 to 10 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल। 6 से 10 साल तक के बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं उसे हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो मैंने मार्क करा है वो परचेजिंग पावर पैरिटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट वन इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं PDS। इट्स वेरी सिंपल। इन इंडिया के अंदर इसे समझना बहुत आसान है। जैसे राशन की दुकानें हो गई आपकी, सरकारी राशन की जो शॉप्स होती हैं वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नतीजा है। गरीब लोगों को सस्ते रेट पे गेहूं, आटा, दाल, चावल, खाना बनाने का तेल, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं आपको वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलती हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स टू डिस्ट्रीब्यूट पल्सेस, वीट ऑयल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं आपके, और कुछ पैरामीटर्स हैं आपके जो आपको बताएंगे कि आगे मतलब कैसे एक कंट्री को वो कराया जाता है। उसके बाद ये मेरा नंबर है 8791648465। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। 8791648465। यहाँ पर आपका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।